ये कहानी है राजा बनने का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का नवयुवक रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। अमित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने सभी तरह की किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन अमित इतना गरीब था कि वो अधिक पुस्तक नहीं खरीद सकता था। उसको अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदने में उसके चाचा उसकी मदद किया करते थे। वो गांव में सबकी मदद किया करता था और नगर के लोग भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का इंसान था और अमित अपने राज्य का राजा बनना चाहता था और अक्सर अपनी माँ से कहता रहता है, माँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं सोता हूँ तो रोज यही सपना देखता हूँ कि मैं सोनपुर का राजा बन गया हूँ। ओ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम राजा कभी नहीं बन सकते? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में क्या अंतर है? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है। बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अमित को अपनी माँ द्वारा कही गई बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वो अभी भी राजा बनने का सपना देखता रहता था। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई और नगर में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि होते होते ये चर्चाएं नगर के राजा इंद्रजीत के पास जा पहुंची। और एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि नगर का जो लड़का राजा बनना चाहता है उसे मेरे पास लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उस लड़के को दरबार में बुलाता हूँ। मंत्री ने एक पहरेदार को उसके घर पे भेजा। सुनो नवयुवक, तुम्हें महाराज ने दरबार में अभी तुरंत बुलाया है। क्या मुझे महाराज ने बुलाया है? मैं अवश्य आऊंगा। पहरेदार और अमित दोनों दरबार की ओर निकल जाते हैं। फिर अमित महल में पहुंच गया। तब महाराज ने अमित से कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य का राजा बनना चाहते हो और लोगों को भी इस बारे में बता रहे हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम राजा बनने का सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि राजा बनना कितना कठिन काम है और राजा की गद्दी पर सिर्फ राजा का बेटा ही बैठ सकता है? और तुम में राजा बनने की कोई गुण नहीं दिख रहा है जो तुम राजा बन सकते हो। महाराज, मैं ये सब पहले से जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी तरह इंसान ही होता है। सब इंसान बराबर होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि जो इंसान ज्यादा योग्य समझदार हो उसे ही राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। अमित की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तो वो शांत रहे और फिर बोले, ये बात तो सही है, लेकिन तुम इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो अमित, अगर वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूंगा। राजा की बात सुनकर अमित बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज, आप जो भी चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान न पूरा कर सके। अमित की ये बातें सुनकर दरबार के दरबारी और मंत्री और राजा भी सभी आश्चर्य में थे। तो सुनो, तुमको आज खाली पैर और बिना पानी लिए, बिना खाए पिए पूरा 2 दिन पास वाले गांव के जंगल से लकड़ी लेकर आना है। अगर इसे कर दोगे तो तुम राजा बन जाओगे। ठीक है महाराज, आज मैं अपने घर जाता हूँ और उसके बाद कल दरबार में आऊंगा जंगल जाने के लिए। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित ये सब बातें करके अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोचता हुआ जाता है, आखिर मैं 2 दिन बिना पानी पिए कैसे रह सकता हूँ, और वो भी जंगल में कड़ी धूप भी रहेगी। लेकिन मुझे तो रहना ही होगा। जो हो
ऊपर वाले की देन से हो ही जाएगा। तभी अमित घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राजा से मिलकर आ गया। बेटा, राजा ने तुमसे क्या कहा? माँ, राजा ने बोला कि तुम्हें खाली पैर और बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रहना है और लकड़ी लेकर आना है। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें राजगद्दी सौंप दिया जाएगा। बेटा, लेकिन तुम बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रह लोगे और ऊपर से लकड़ी भी लाना है। ये तो बहुत कठिन है बेटा। लेकिन माँ, मैं तो ये काम करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, चले जाना तू कल। अमित सुबह होते ही राजमहल निकल जाता है और राजमहल पहुंच के इंद्रजीत से कहता है, महाराज, मैं आ गया। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित जंगल की ओर खाली पैर निकल जाता है और जंगल की ओर पहुंच जाता है। तभी अमित को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो अमित से कुछ कहता है। ओ भाई साहब, अब कहाँ जा रहे हो? इधर मत जाओ, इधर बहुत सारा जंगली जानवर रहता है। इधर जितना भी लोग जाते हैं, जंगली जानवर सभी को मार खा जाता है। भैया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं तपस्या में निकला हूँ। मुझे इस जंगल में 2 दिन रहना है और वो भी बिना पानी पिए रहना है। लेकिन ये सब क्यों भाई? भैया, मुझे राजा बनने का बहुत सपना था, तो राजा ने अपने आदमी को मेरे घर पे भेजा, तो मैं राजमहल गया। जब मैं राजमहल गया तो राजा ने मुझे बोला कि तुम्हें राजा बनने का शौक है तो एक शर्त है, अगर इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जितनी भी बात थी उस आदमी को अमित ने पूरी बता दी। अब भगवान करे तो इस तपस्या को पार कर ले। ठीक है भाई, मुझे मार्केट जाना है लकड़ी बेचने के लिए, तो ये लकड़ी का बोझ उठाकर मेरा माथा पर रख दो भाई। ठीक है भाई, अभी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमित ये सब बातें करके आगे की ओर निकल जाता है। तभी आगे एक जंगली शेर दिखता है। वो अपना रास्ते में सीधा जा रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो आगे इतना बड़ा शेर है, अगर मैं जाऊंगा तो शेर मुझे मार डालेगा। एक काम करता हूँ, तब तक मैं इधर जाकर लकड़ी जमा कर लेता हूँ। राजा ने बोला था लकड़ी भी लेकर आना। अमित थोड़ा ही लकड़ी जमा करता है। इतने में ही रात हो जाती है। तभी अमित एक पेड़ के नीचे आराम करके सो जाता है। फिर सुबह होती है। वो लकड़ी जमा करने निकल जाता है। तभी उधर राजा टेंशन में रहता है कि पता नहीं अब मेरा इस राज गद्दी का क्या होगा, मेरा ही रहेगा या अमित का हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। तभी उधर अमित, मुझे तो बहुत जोर पानी प्यास लग गया है, अब मैं क्या करूं? अगर पानी पी लेता हूं तो राजा बन नहीं पाऊंगा। वैसे भी राजा को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। दूसरी रात हो जाती है और अमित अपना जमा किया हुआ लकड़ी अपने सर पर उठाकर निकल जाता है। धीरे धीरे राजमहल पहुंचते ही सुबह हो जाती है। अमित, तुम अपना तपस्या पूरा करके आ गए। तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। अब तो तुम राजा बन के ही जाओगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, इस बार मैं राजा बनूंगा। ठीक है अमित, तुम खाना खा लो, तुम बहुत थक गए होगे। तभी राजा अपने सिपाहियों से 2 खाने की प्लेट मंगवाता है और खाना खाने के बाद ये तो राजगद्दी लेगा। एक काम करता हूँ, इसके पानी में जहर मिला देता हूँ। ये पी लेगा तो मर जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि 2 दिन जंगल में भूखा रहा इसलिए मर गया होगा। तभी राजा अमित के गिलास में जहर मिला देता है। तभी अमित चुपके से वो गिलास बदल देता है। महाराज, पहले आप खाइए, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि आप राजा हैं, तो आगे आपका ही खाना फर्ज बनता है। ये तो बहुत ही चालाक है। एक काम करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ और इसको राजगद्दी सौंप देता हूँ। तभी राजा ने पूरे गांव के लोग को महल में बुलाया और फिर से वो कहता है, देखो भाई लोग, ये अपना तपस्या पूरा कर लिया है। आज से मेरी जगह राजा ये रहेगा और आज से राजमहल की गद्दी पर यही बैठेगा। अमित को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और पूरा माहौल बन जाता है और अमित पूरा खुश हो जाता है। तो सुनो भाई लोग,
आज से इस राज्य का राजा मैं हूँ। आप लोगों को जो भी चीज का समस्या होगा उसका समाधान मैं करूँगा। अमित पूरे गांव में गरीब लोगों के घर पहुंचकर चापाकल दिया और पूरे गांव में एक बहुत बड़ा नदी बनवाया और भी बहुत सारी चीजें बनवाई। अमित का यही सपना था कि मैं राजा बनूं और सबकी मदद करूं। अमित ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करता और बहुत खुश होता था और फिर घर लौट जाता था और फिर माँ के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गणेश आरती लेकर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और इधर गणेश के पिताजी सेठ के घर चले जाते हैं काम करने के लिए। क्या भाई भोला, आज तुम जल्दी आ गए? खाना खा के आए हो या नहीं? नहीं नहीं मालिक, खाना खा के आया हूँ। भोला, नवरात्रि आ रही है, इसलिए अब से तुमको थोड़ा ज्यादा ही काम करना होगा। आप चिंता ना करें मालिक, मैं सब काम कर दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मालिक के जाने के बाद भोला सारा काम करने लगता है। मालिक, आपने जैसा बोला था मैंने सारा काम कर दिया। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया भोला। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मालिक, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तुरंत भोला को 500 का नोट निकालकर दे देते हैं और भोला पैसा लेकर घर वापस आ जाता है। अगली सुबह। अच्छा जया, मैं जरा सेठ के यहाँ से होकर आता हूँ। ठीक है, उधर से आते वक्त सब्जियां लेते आइएगा। भोला सेठ के घर निकल जाता है और गणेश अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। मालिक, आज थोड़ा बाजार से कुछ सब्जियां लेना है, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए था। अरे भोला, तुम भी ना, मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम्हें जब भी किसी काम की आवश्यकता आन पड़े तो काम पर मत आया करो। नहीं नहीं मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? कम से कम पूछ तो लेना पड़ता है ना। तुम भी ना भोला, एकदम भोला ही रहोगे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हाँ, ये लो आज का तनख्वाह। मालिक, आज सिर्फ 500 ही हुआ। लगता है गलती से आपने एक नोट ज्यादा ही दे दिया। नहीं भोला, एक नोट तुम्हारी ईमानदारी का। ठीक है, अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अब चुपचाप से जाओ। भोला वहाँ से बाजार पहुँचता है और बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुँच जाता है। अगले दिन भोला सेठ के घर पहुँचता है, लेकिन वह देखता है कि मालिक के घर के पास काफी भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, मालिक के घर इतना भीड़ इकट्ठा क्यों है? भाई, मालिक अब हमारे बीच नहीं रहे। इस पावन धरती को छोड़कर वो चले गए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। भोला खुद जाकर देखता है। वो ये देखता है कि मालिक सच में ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। क्या जी, अब जल्दी घर वापस आ गए?
क्या बताऊं जया, अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ जया, मैं सही कह रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास कोई काम भी नहीं है जो आप करोगे। तुम चिंता ना करो जया, अगर दुर्गा माँ ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भोला उस दिन के बाद से अपने खेतों में सब्जियां उगाने लगता है और बाजार में बेचने का काम करने लगता है। ले लो ताजे ताजे सब्जियां, हरे हरे सब्जियां, आओ भाई आओ, ले लो ले लो। क्या भाई साहब, सब्जी ताजी ताजी है ना? भाई लीजिए ना, 40 रुपए केजी आलू है। ठीक है, 1 केजी टमाटर और 1 केजी आलू दे दो। भोला उस व्यक्ति को सब्जी दे देता है और वो सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से भोला की सारी सब्जियां बिक जाती है। क्या जी, आज का बाजार कैसा रहा? अब क्या ही बताऊं जया, आज का बाजार तो काफी अच्छा था, हमारी सारी सब्जियां ही बिक गई। अगर इसी तरह से चला तो हम बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि की पूजा कर पाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी निकलती हूँ। जया खाना निकालकर भोला को दे देती है और भोला खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन भोला बाजार पहुँचता है और देखता है और मन ही मन में बोलता है, पहले की तरह आज बाजार में भीड़ कम है, सब लोग आज कहाँ चले गए होंगे। भाई ये सब कैसे दिए? भाई लीजिए ना, 40 रुपए केजी आलू है। ठीक है भाई, 1 केजी दोनों दे दो। भाई आज काफी लोग नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? नहीं भाई, वैसी बात नहीं है। पास में ही एक बिग बाजार खुल गया है और सभी ग्राहक मार्केट करने के लिए वहीं पे जाने लगे हैं और वहाँ पे तरह तरह के सामान के साथ सब्जियां भी मिलते हैं, इसलिए सभी लोग वहीं पे जाते हैं। धीरे धीरे करके बाजार के सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी सब्जियां को बिग बाजार में लाद दिया, लेकिन भोला अपनी सब्जी को इस वाहन में नहीं लादता है। इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन बिग बाजार के मालिक भोला के घर पहुंचता है। अरे ओ भोला, जी कहिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला, तुम बिग बाजार में अपनी सब्जियां बेचने नहीं जाते हो? मालिक मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पास सब्जियां नहीं बेचूंगा। लेकिन भोला, बाजार के सभी लोग मेरे पास सब्जियां बेचते हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। नहीं मालिक, आप लोग हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। आप लोग हमसे कम दाम में सब्जी खरीदते हैं और अधिक दाम में बेचते हैं। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कि तुम कब तक हमें सब्जियां नहीं देते हो। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और भोला पूजा रूम में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे दुर्गा माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को इतना परेशान किया जा रहा है? अरे भाई, क्यों बेच रहे हो लालची लोगों को अनाज? अरे भोला भाई, हमें सब्जी के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो बिग बाजार को देने में क्या दिक्कत? तब तक वो लोग जो हमसे सब्जी खरीद रहे थे ना, वो सब बिग बाजार जाने लगेंगे,
तो फिर हमसे सब्जियां कौन खरीदेगा? तुम जो कहो भोला भाई, लेकिन अभी तो फायदा हो रहा है, और जब सस्ता होगा तो देखा जाएगा। भोला को जो बातें समझ में आ गई थी वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। भोला के पास कोई ग्राहक नहीं आया। तभी वहां पर एक बूढ़ी माँ आई। बेटा, मुझे 1 किलो आलू चाहिए था, तेरे पास है ना? हाँ हाँ माँ जी, ताजे ही आलू हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, मुझे तुम मुफ्त में दे सकते हो क्या? बेटा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुफ्त में? ठीक है, ले जाइए माँ जी। भूखी पेट सोने का दुख तो मैं भी जानता हूँ। ये लीजिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। दुर्गा माँ तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। सब्जी लेकर बूढ़ी माँ वहां से चली जाती है। भोला ऐसे ही दिन काटता गया। फिर उसके पास एक आदमी एक बार वहां आता है। हाँ भोला, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। उसके लिए मुझे बहुत सारे सब्जियां चाहिए था, लगभग यही 5 लाख रुपए का। कि क्या 5 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, लेकिन आप बिग बाजार से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो? सुना है बिग बाजार वाले सब्जी को ताजा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं। मुझे ताजे सब्जियां चाहिए भाई, तुम्हारे पास हो जाएगा ना? हाँ हाँ मालिक, हो जाएगा। भोला और श्याम की बात को एक गुप्तचर सुन रहा था, और वो गुप्तचर और कोई नहीं बल्कि बिग बाजार के मालिक का आदमी था। गुप्तचर ये सारी बातें अपने मालिक को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अब उससे बदला लेने का सही वक्त आ ही गया है, और 5 लाख की भी तो बात है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ जी? अरे भाग्यवान, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया? कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? ऐसा ही कुछ समझो। मुझे ढेर सारे सब्जियों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो भी 5 लाख का। क्या जी, 5 लाख रुपए? हाँ भाग्यवान, 5 लाख रुपए। रात का समय हो जाता है। बिग बाजार के मालिक को और कुछ लोग भोला के खेत में से सारी सब्जियां तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारी सारी सब्जियां किसने चुरा ली? भोला सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी वहां पे बूढ़ी माँ आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोला बूढ़ी माँ को सारी बातें बता देता है। तुम चिंता मत करो भोला, और सभी यहाँ से जाओ और कल आकर अपनी सब्जियों को ले जाना। भोला वहाँ से चला जाता है। तब बूढ़ी माँ अपने दादू से सारी सब्जियां वापस ला देती है, और भोला सुबह आकर देखता है कि सारी सब्जियां वापस मिल जाती है। अरे मेरी सारी सब्जियां तो लौट आई। माँ, आपने ये कैसे कर दिया? तब बूढ़ी माँ अपने असली रूप में आ जाती है। बेटा, मैं तुमसे अधिक खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और तू चिंता मत कर, फिर से बाजार में लोग आएंगे और तेरी सब्जियां फिर से बिकेगी। तथास्तु। इतना कहकर माँ अदृश्य हो जाती है, और भोला सारी सब्जियां लेकर कॉन्ट्रैक्ट को दे देता है।
और अगले दिन यह खबर आती है कि बिग बाजार में आग लग गई और बाजार में वापस लोग आने लगे। भोला अब पूरे धूमधाम से नवरात्रि की पूजा करने लगता है। एक गांव में सुंदरलाल नामक एक कंजूस जमींदार रहता था। उनके पास श्याम और भोला नामक दो मजदूर काम करते थे। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में 2100 चांदी के सिक्के खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 21 सोने के मुहरे खर्च कर दिए। मालिक, जानवरों को अगर पेट भर चारा नहीं खिलाओगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देगी। और खेतों में गोबर खाद घर से पहुंचाने पड़ते हैं। खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता ना, तो इतनी फिजूल की खर्चे नहीं होती। देखो श्याम, आज से जानवरों को चराने के लिए तुम जंगल जाओगे। इससे चारे का खर्च भी बचेगा, और जंगल में जानवरों से जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम मोहन लाल के यहाँ धर देना। अब चलो जाओ यहाँ से। भोला भाई, आज से पहले इतना कंजूस सेठ मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। अजी सुनते हो जी? हाँ भाग्यवान, अभी मैं बहरा नहीं हो गया हूँ जो तुम्हारी बातें को नहीं सुन सकता। सबको मैं सुन सकता हूँ। और वैसे भी एक तुम ही तो हो जो मुझे हरदम सुनाती रहती हो। कहो क्या कहना है। मुझे 4 सोने की मोहरे चाहिए। क्या? सोने के 4 मुहरे किस लिए चाहिए? घर में सारा सामान खत्म हो गया है और रसोई में भी पूरी तरह से सब सामान खत्म हो गया है। लेकिन भाग्यवान, ये बताओ कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती है। सिर्फ सब्जियां से ही रसोई नहीं चलती। मोहन के पिताजी कई तरह के मसाले का भी उपयोग होता है। नहीं नहीं भाग्यवान, ये सब नहीं चलेगा। तुम खर्चा कम करो। इतना खर्चा करोगी तो कैसे चलेगा। 4 सोने की जगह 2 सोने की मुहरे ले लो। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। अंदर जाकर देखा तो मोहन मटका तोड़कर दूध पी रहा था। हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। कल खाना गिरा दिया था और आज ये दूध से भरा मटका। तुम कितना नुकसान करोगे मेरा। लगता है कि तुम मुझे हलाल करके ही छोड़ोगे। अब नया मटका खरीदना पड़ेगा। मटका खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मटका खरीदनी ही है तो पहले दूध लगाकर बाजार में बेच कर आओ, उससे मटका खरीदना। तब तक नॉन रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह नॉन रोटी खाने से अच्छा होगा। मोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो मोहन को तुम समझाओ ना। इस पे धन खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इस उम्र में माता पिता की नहीं बल्कि एक अच्छे अध्यापक की जरूरत होती है। कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए, वरना कल बड़ा होकर मोहन आपसे भी बड़ा कंजूस बन जाएगा। उसी गांव में ठाकुर भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा रह करते थे। वो अपने वचनों पर अटल रहते थे। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप सिंह से कोई इंसाफ मांगने आता तो उसे खाली हाथ जाना नहीं पड़ता, और इसी कारण से पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होती थी। उनके पास
अनेक रत्नों में से एक रत्न हीरालाल थे। लोग हीरालाल को ठाकुर भानु प्रताप का दाहिना हाथ मानते थे। उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर था। गांव के सरपंच और इस महल के मालिक को हीरालाल का प्रणाम। आइए आइए हीरालाल जी, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए, ये है हमारे गांव के जमींदार सुंदर लाल जी। इन्हें अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छे अध्यापक की जरूरत है। अगर आपके नजर में ऐसा कोई अध्यापक है तो बताइए। जी मालिक, मेरे नजर में एक अध्यापक है। मैं उन्हें कल ही जमींदार सुंदरलाल जी के घर भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे हीरालाल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये क्या किया नालायक, खाने की थाली में बॉल गिरा दी। तूने तो कपड़ा भी खराब कर दिया। मैं फिजूल के खर्च को बचाने में लगा रहता हूँ और तू उसे नुकसान करने में लगा रहता है। गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ रोज खेलता हूँ तो यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए। तभी वहाँ पर हीरालाल के भेजे हुए अध्यापक आते हैं। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते। जी आप? जी, मेरा नाम पंडित द्रोणाचार्य है। मुझे हीरालाल ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। ऐसी बात है तो जिसे आपको पढ़ाना है वो आपके सामने ही है। ये मेरा हर काम में नुकसान ही करता है। बच्चे शरारती ही होते हैं। जमींदार जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है, मैं आपको हर महीने 2 सोने की मुहरे पर रखता हूँ। इस दौरान आपके खाने पीने का प्रबंध भी हमारे तरफ से ही रहेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे मंजूर है। किंतु हमें स्वीकार नहीं है। मोहन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्रगण तुम पर गर्व करें, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक कार्य का सही समय होता है। खेल के समय खेल का और पढ़ाई के समय पढ़ाई का। मतलब कि अगर हम समय से पढ़ाई करके खेलने जाएं, तो आप हमें खेलने दोगे? बिल्कुल, खेल कूद तो बच्चों का अधिकार है। अगर ऐसी बात है गुरुजी, तो मैं पढ़ाई करने के बाद खेलूंगा। पढ़ाई करने के कुछ महीने बाद जब मोहन और पंडित द्रोणाचार्य जी जमींदार से मिलने जाते हैं। पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए जाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। बहुत अच्छे पंडित द्रोणाचार्य जी, आपने तो मेरे नालायक बेटे को एकदम से सीधा कर दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है जमींदार जी, तो कृपया करके 2 महीने से रुका हुआ मेरा तनख्वाह मुझे दे दीजिए। जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पंडित जी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आपको तनख्वाह से ज्यादा तो मैं आपको खिला चुका हूँ। पंडित जी, अगर हिसाब किताब करना पड़े ना, तो मुझे आपसे ही धन लेना पड़ जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देते हैं। लेकिन जमींदार जी। देखिए पंडित जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं। पंडित जी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। अपने गुरुजी का दक्षिणा हड़प कर अच्छा नहीं किया मोहन के पिताजी। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ मोहन की माँ। तुम जाकर रसोई संभालो ना। अगले दिन पंडित द्रोणाचार्य जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह के दरबार में पहुँचते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए मालिक।
मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय दो। मालिक, मैं इन्हें जानता हूँ। ये पंडित द्रोणाचार्य जी हैं। मैं इन्हें आपके ही कहने पर आपके मित्र जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहिए पंडित जी, आपको किस बात का हिसाब चाहिए? मालिक, मैंने पूरी ईमानदारी से जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाया, परंतु 2 महीने बाद भी वो मेरा तनख्वाह नहीं दे रहे। अगर ऐसा किया है तो सुंदरलाल ने बहुत ही गलत किया है। हीरालाल, तुम जल्द से जल्द सुंदरलाल को यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम। आप हमारे मित्र हैं। हमारे कहने पर ही हीरालाल जी ने पंडित द्रोणाचार्य जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजवाया था, लेकिन आपने क्या किया? 2 महीने के बाद भी इन्हें इनका तनख्वाह नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। दरअसल बात ये है मालिक, पंडित जी खाते बहुत हैं। जितना ये मेरे बेटे को पढ़ाए नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसे समय पे मैं इन्हें तनख्वाह देता हूँ तो मेरा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा ना मालिक। भानु प्रताप मन में सोचने लगते हैं, यह तो बड़ा विचित्र मामला है। अब तो हीरालाल जी कुछ कर सकते हैं। हीरालाल जी, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाइए। जी मालिक, जमींदार जी के बातों को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ मालिक। इसलिए मैं पंडित द्रोणाचार्य जी के जगह पे एक ऐसे अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले ना तो इनसे धन मांगेंगे ना ही अन्न। इस तरह से इनके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। क्या आपको इस बात पर मंजूर है जमींदार जी? मुझे हीरालाल का प्रस्ताव मंजूर है मालिक। तभी जमींदार पंडित द्रोणाचार्य को तनख्वाह दे देते हैं और हीरालाल महात्मा बुद्ध का मूर्ति लेकर आते हैं। ये लीजिए जमींदार जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध ज्ञान के भंडार। आपका पुत्र इससे ज्ञान प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए ये ना ही आपसे दक्षिणा लेंगे और ना ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया हीरालाल जी। ज्ञान मूर्ति नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति ही बांटता है, और जीवित व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आज से पंडित द्रोणाचार्य जी को 2 नहीं बल्कि 4 सोने की मुहरें दूंगा। और हाँ, आज से कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए बंद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सुंदरलाल जी। मालिक, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपके पास हीरालाल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से सुंदरलाल जी अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना बंद कर देते हैं।